अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। तो बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 21। और जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा लेक्चर नंबर 20 था बच्चों, उसके अंदर हमने प्रोटीन्स को डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, हमने वहाँ पे प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फिर प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके बारे में हमने सारी डिटेल इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर ली है। ठीक है अब ये एक छोटा सा पार्ट रह गया था प्रोटीन्स का कि फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है, तो वो हम इस लेक्चर नंबर 21 के अंदर स्टडी करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटी सी बच्चों रिवीजन है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो अमाइनो एसिड का एक सिंपल सा सीक्वेंस होता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये लिंक होते हैं। ठीक है, और फिर वो मिलकर क्या बनाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसमें हमारे पास अल्फा हेलिक्स होती है, ठीक है, बीटा प्लीटेड शीट्स होती हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। फिर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जब वो मजीद ज्यादा और फोल्ड होता है तो न्यू बॉन्ड्स आते हैं और वो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, उसमें फिर हमने देखा कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं। ठीक है, और फिर ये टर्शरी स्ट्रक्चर जब और ज्यादा फोल्ड्स होते हैं और सब यूनिट्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो हमारे पास क्वाटनरी स्ट्रक्चर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चरल हायरार्की है, ठीक है, कि किस तरह प्रोटीन एक अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से क्वाटनरी स्ट्रक्चर तक फोल्ड होता है। ठीक है, तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों की ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये बेस करती है देखो, मैंने हमेशा मैं ये बात एक्सप्लेन करती हूँ कि जो क्लासिफिकेशन होती है ना, उसका कोई बेसिस होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का बेसिस मतलब उसका क्या रीजन है, क्या वजह है जिसकी बेस पे उसको क्लासिफाई किया गया है। तो बच्चों, ये जो क्लासिफिकेशन है ना कि प्रोटीन दो तरह के हैं, ग्लोबुलर और फाइब्रस, ये बेस करती है उसके टर्शरी स्ट्रक्चर के ऊपर। जब प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर तक फोल्ड हो जाती है या उसने फोल्ड होना होता है, तो जो उसकी ओवरऑल शेप आ रही होती है ना, 3D शेप जो बन रही होती है, और उसका क्या फंक्शन होता है, इस बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसमें दो रीजंस हैं, एक उसकी शेप, ठीक है, कि प्रोटीन की क्या शेप होगी और प्रोटीन का क्या फंक्शन होगा। इस बेसिस पे जब हम प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं, तो वो दो तरह की होती है, एक हमारे पास होती है ग्लोबुलर और एक होती है फाइब्रस। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चों? बेसिस जो हमेशा क्लासिफिकेशन का, जब आपको बेसिस पता होगा, आपको रीजन पता होगी, तो आप सही समझ पाओगे। जैसे हमने जो लेक्चर नंबर 20 था उसमें जब हम कहते हैं कि जी प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी है या क्वाटनरी है, तो उसकी क्या बेसिस होती है, हम उसे फोल्डिंग की बेस पे क्लासिफाई करे होते हैं कि भाई इन चारों में फोल्डिंग का डिफरेंस है। तो क्लासिफिकेशन हमेशा एक रीजन की बेस पे होती है। और ये जो ग्लोबुलर और फाइब्रस हैं, आई रिपीट, ये किस बेसिस पे होते हैं, इनकी प्रोटीन की क्या शेप आ रही है और प्रोटीन का क्या फंक्शन है, इस बेसिस पे दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं मेजर। इसके साथ आपको कुछ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, वो एक बहुत हायर लेवल की बात है, उसमें नहीं जाना, लेकिन अभी हम इस दो बेसिक टाइप्स में इसको क्लासिफाई करते हैं। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होती हैं। जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं बच्चों, दे आर कॉम्पैक्ट, टाइटली फोल्डेड एंड रफली स्फेरिकल इन शेप। यहाँ आप नीचे डायग्राम में देखो, ये ग्लोबुलर प्रोटीन की मैंने डायग्राम लगाई। जितने भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो आपको स्फेरिकल, मतलब गोल से स्फेरिकल शेप में आपको प्रोटीन्स नजर आएंगे और बहुत टाइटली फोल्डेड होंगे और कॉम्पैक्ट होंगे। ऐसे पूरा एक स्ट्रक्चर ऐसे गोला सा बना होगा, जोड़ा जोड़ा सा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चों फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं ना, ये आपको लॉन्ग नजर आएंगे, हमेशा लॉन्ग होंगे, एलोंगेटेड होंगे एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म पैरेलल स्ट्रैंड्स और फाइबर्स। आपको ये हमेशा फाइबर्स और स्ट्रैंड्स की शक्ल में फाइब्रस प्रोटीन नजर आएंगे। ये देख रहे हो डायग्राम, आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो। आपको ग्लोबुलर प्रोटीन हमेशा कॉम्पैक्ट नजर आएंगे, ऐसे फोल्डेड, कॉम्पैक्ट, गोल से स्फेरिकल इन शेप। लेकिन जो फाइब्रस प्रोटीन्स होंगे वो आपको लॉन्ग, थ्रेड लाइक, स्ट्रैंड लाइक, फाइबर लाइक नजर आएंगे। ये हो गया पहला डिफरेंस जो उसकी शेप की बेस पर है। ठीक है, जब आप उनको विजुअली एनालाइज करोगे, उनके शेप को देखोगे, तो आपको उनकी शेप में ये डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है बच्चों, जो बच्चों ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं ना, इनका हमेशा फंक्शनल रोल होता है। ठीक है, क्या होता है, फंक्शनल रोल होता है। लेकिन जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चरल रोल होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चरल रोल, मतलब ये स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, इनका फंक्शन कोई नहीं होता।
सिर्फ ये स्ट्रक्चर आपको बना के देते हैं बॉडी के अंदर, सेल के अंदर। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो हमेशा आपको फंक्शनल रोल्स करते नजर आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइम्स, ठीक है, जैसे लैक्टेज एंजाइम है या डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ये भी हम कमिंग लेक्चर्स में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगी। ट्रांसपोर्ट में फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। फिर कुछ हार्मोन्स होते हैं, मेटाबॉलिक हार्मोन्स, जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन है और हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। फिर जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है उनका स्टोरेज का भी काम होता है, जैसे फेरेटिन, फेरेटिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जो क्या स्टोर करती है, आयरन, ठीक है। फिर ग्लोबुलर प्रोटीन्स का डिफेंस में भी काम होता है, जैसे हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, जैसे हम कुव्वत मुदाफियत कहते हैं, हमारी बॉडी को जो बैक्टीरिया वायरसेस से लड़ने में हेल्प करती है इम्यून सिस्टम, जो एंटीबॉडीज बनती हैं, वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ठीक है। फिर सेलुलर मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन, ठीक है, सेल की मूवमेंट में साइटोस्केलेटन या मसल्स ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में या सेलुलर मूवमेंट में हेल्प करती हैं, तो ये प्रोटीन्स भी ग्लोबुलर होती हैं, ठीक है। तो जितनी प्रोटीन्स हमारी बॉडी में फंक्शनल रोल परफॉर्म कर रही हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं और हमें प्रोटेक्शन देती हैं अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोलेजन है, ठीक है, अब ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, बोन के अंदर होता है, टेंडन्स में होता है। केराटिन है जो हमारे हेयर्स के अंदर है, नेल्स के अंदर है, हॉर्न्स, स्किन। एलास्टिन है जैसे हमारे लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स की वॉल्स में इलास्टिन प्रोटीन होती है, आर्टरीज में होती है, स्किन की इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। फाइब्रोसिन है, फाइब्रोइन प्रोटीन है जो कि सिल्क बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो आप ये देखो कि सारी प्रोटीन्स क्या है, स्ट्रक्चरल काम कर रही हैं, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रही हैं, ठीक है, और प्रोटेक्शन दे रही हैं अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज, ठीक है। तो जितनी प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल रोल करती हैं, ठीक है, वो किस कैटेगरी में आती हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स, ठीक है। और जो हमारे पास फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन दे रही हैं, वो सब की सब क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एमसीक्यूज में और मैच द कॉलम में या किसी भी तरह से हमेशा ये पूछा जाता है, आपको डिफेंसिव प्रोटीन्स के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताओ ये ग्लोबुलर है या फाइब्रस है। तो आई होप कि इस डिफरेंस को समझने के बाद, इस स्लाइड को समझने के बाद आप बिल्कुल 100% क्लियर हो गए होगे कि फाइब्रस और ग्लोबुलर में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे दो डिफरेंसेस, ठीक है। अब हम थर्ड डिफरेंसेस के ऊपर आते हैं कि तीसरा डिफरेंस क्या होता है, दैट इज बेस्ड ऑन अमाइनो एसिड सीक्वेंस, कि इनका अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कैसा होता है। बच्चों जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं ना, दे हैव इररेगुलर एंड नॉन रेपिटेटिव अमाइनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है। और जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं, दे हैव हाईली रिपीटेटिव अमाइनो एसिड सीक्वेंस, मतलब इनका जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा ना, वो रिपीट हो रहा होता है और कॉमन होता है। अब देखो जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम में देखो, ये सेकंड वाली ये देख रहे हो, ग्लाइसिन आर्जिनिन, ग्लाइसिन आर्जिनिन, ग्लाइसिन आर्जिनिन, ग्लाइसिन आर्जिनिन, प्रोलीन आर्जिनिन, प्रोलीन आर्जिनिन। देख रहे हो कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहा है। पहले ग्लाइसिन आर्जिनिन आई, दोबारा से ग्लाइसिन आर्जिनिन आई, फिर प्रोलीन आर्जिनिन आई, फिर ग्लाइसिन आई। मतलब देख रहे हो हाईली रेपिटेटिव अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, रिपीट होता है। जब भी आप कोई फाइब्रस प्रोटीन उठाओगे उसका अमाइनो एसिड सीक्वेंस देखोगे तो वो रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। और कॉमन अमाइनो एसिड्स होंगे, थोड़े से अमाइनो एसिड्स होंगे और वही मिलकर पूरा प्रोटीन बना रहे होंगे और कॉन्टिन्यूसली रिपीट कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप बच्चों ऑपोजिट देखो ग्लोबुलर प्रोटीन्स में, तो आपको नॉन रिपीटेटिव और इरेगुलर देखो, ग्लाइसिन उसके बाद प्रोलीन आ गया, फिर आर्जिनिन आ गया, फिर थ्रियोनिन आ गया, ठीक है, फिर देख रहे हो आर्जिनिन आ गया, फिर यहाँ सीरीन आ गया या आइसोल्यूसिन आ गई। मतलब कोई भी सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा, सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ अमाइनो एसिड की चेन है। तो आप जब भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स देखोगे तो आपको इस तरह के ही अमाइनो एसिड का सीक्वेंस नजर आएगा, ठीक है। और फाइब्रस प्रोटीन्स में आपको रिपीटेटिव नहीं होगा, हाईली कॉमन होगा, ठीक है, रिपीट हो रहा होगा सीक्वेंस। बच्चों इसका फिफ्थ डिफरेंसेस हमने देख लिया, अमाइनो एसिड की बेस पे देख लिया, शेप देख ली, फंक्शन देख ली, ठीक है। अब थोड़ी सी फोल्डिंग देख लेते हैं बच्चों। जो इसका फिफ्थ डिफरेंसेस है ना, वो ये है कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती है ना, जब भी आप कोई ग्लोबुलर प्रोटीन उठाओगे, फॉर एग्जांपल आप हीमोग्लोबिन की एग्जांपल ले लो, ठीक है। हम जब भी ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करते हैं ना, तो हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। और जब हम फाइब्रस प्रोटीन की बात करते हैं तो हम कोलेजन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और भी प्रोटीन्स होती हैं लेकिन ये कॉमन प्रोटीन्स हैं बॉडी के अंदर, तो इनको समझ आना जो है ना, समझाना भी और समझना भी बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो जब भी आप कहीं से ग्लोबुलर और फाइब्रस पढ़े होगे ना, तो आपको हीमोग्लोबिन और कोलेजन का ही एग्जाम्पल देके समझाया जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन की बात करें जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो आपको इनके अंदर बच्चों टर्शरी एंड क्वाaternary फोल्डिंग मिलेगी।
क्या मिलेगी? टर्शरी एंड ऑफन क्वार्टनरी फोल्डिंग, मतलब कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो टर्शरी लेवल तक जाके फोल्ड होती हैं और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर भी बनाती हैं, ठीक है। लेकिन जो फाइब्रस प्रोटीन है जैसे कि कोलेजन है बच्चों, इसके अंदर ना आपको टर्शरी और क्वार्टनरी फोल्डिंग नहीं मिलेगी। प्रोटीन सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक फोल्ड होती है। आपको या अल्फा हेलिसेस मिलेंगे या आपको बीटा शीट्स मिलेंगी, ठीक है। इनके अंदर टर्शरी और क्वार्टनरी फोल्डिंग नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को कभी मिस नहीं करना। ग्लोबुलर में आपको टर्शरी और क्वार्टनरी फोल्डिंग मिलेगी। यहाँ पर देखो डायग्राम के अंदर आओ, ये देखो नीचे, ये अमाइनो एसिड्स है, ठीक है, उनकी चेन है। बीटा प्लेटेड शीट्स अल्फा हेलिसिस बनी, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना। फिर ये आपस में अल्फा हेलिसिस बीटा प्लेटेड शीट दोबारा और फोल्ड हो गई, टर्शरी स्ट्रक्चर बना दिया। टर्शरी के बाद ये क्या बन गया? क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बन गया। और ये देखो यहाँ पर ये एक्टिव साइट्स आ गई, ठीक है। ये एक हमारे पास हीमोग्लोबिन की प्रोटीन आ गई, सब यूनिट। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हमेशा क्वार्टनरी लेवल तक या टर्शरी लेवल तक फोल्ड होती है। लेकिन जो फाइब्रस प्रोटीन है, अगर यहाँ मैं कोलेजन की एग्जाम्पल दूं, ये देखो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है बच्चों, ये इस आपस में चेन होगी। अब इस चेन के अंदर ये देखो आपको अल्फा हेलिसिस नजर आ रही है, ये देख रहे हो इसके अंदर मैंने साथ में ये पिक्चर पोस्ट की है, देखो आपको ऐसे 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 करके ये प्रोटीन के अंदर आपको अल्फा हेलिसिस नजर आ रही है। बस यहीं तक फोल्डिंग होगी, उसके बाद अल्फा हेलिसिस की जो चेन होगी वो कोलेजन फाइब्रल बनाएगी और आपके पास एक पूरा कोलेजन फाइबर आ जाएगा। इसके अंदर मजीद टर्शरी और क्वार्टनरी फोल्डिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप ग्लोबुलर प्रोटीन हीमोग्लोबिन में देखो तो ये देखो टर्शरी फोल्डिंग हो रही है, उसके बाद ये एक पूरा हमारे पास क्वार्टनरी स्ट्रक्चर आ रहा है हीमोग्लोबिन का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लोबुलर प्रोटीन में सिर्फ टर्शरी और क्वार्टनरी फोल्डिंग होती है और फाइब्रस में सेकेंडरी तक फोल्डिंग होती है, ठीक है। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं उनके अंदर एक और बड़ा स्पेसिफिक डिफरेंस है बच्चों, वो ये है कि जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो वाटर हेटिंग होते हैं, वाटर को हेट करते हैं, मतलब वाटर से दूर दूर रहते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो फोल्डिंग के दौरान कहाँ चले जाते हैं? आर बरीड इनसाइड द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। वाइल हाइड्रोफिलिक रेजिड्यूज जो कि हाइड्रोफिलिक हैं, वाटर लविंग है, वो बाहर की तरफ आ जाते हैं सरफेस पे। ये फोल्डिंग का पैटर्न है, ठीक है। तो ये क्या करता है? दिस अलाउज द प्रोटीन टू इंटरेक्ट विद द एक्वस सेलुलर एनवायरनमेंट, ठीक है। जब सारे हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स बाहर आ जाएंगे, तो बाहर की तरफ होंगे, तो वो क्या करते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स को सॉल्युबल बनाते हैं। एक्वस मतलब देखो अब ग्लोबुलर प्रोटीन है, जैसे कि हमारे पास एंजाइम्स हैं या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, उन्होंने कहाँ काम करना है? साइटोप्लाज्म में होंगे, ब्लड में होंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में होंगे। तो जब वो वाटर सॉल्युबल होंगे तो वो वहां पर काम कर सकेंगे ना। तो इसलिए इनकी फोल्डिंग में हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स अंदर चले जाते हैं और हाइड्रोफिलिक सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि दिस फोल्डिंग क्रिएट्स स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स, ठीक है। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स ने क्योंकि एंजाइम्स का रोल देना होता है, हार्मोनल रोल्स होते हैं इनके, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, स्टोरेज में हेल्प करते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं। तो इन सब प्रोटीन्स के अंदर आपको एक्टिव साइट्स भी मिलेंगी, ठीक है। जब हम एंजाइम्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको समझ आ जाएगा कि एक्टिव साइट्स क्या होती हैं। अगर आप क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में देखो, ये छोटा सा ये आप देख रहे हो नॉन प्रोटीन सा पार्ट, तो बिल्कुल सेल के सेंटर में ना आपको एक्टिव साइट मिलती है जो उस प्रोटीन के साथ उस प्रोटीन को एंजाइम के साथ बाइंड करने में हेल्प करती है, ठीक है, ताकि वो जो प्रोटीन है वो अपना स्पेसिफिक कोई भी जो उसका बायोकेमिकल या रेगुलेटरी फंक्शन है वो उसे परफॉर्म कर सके, ठीक है, क्योंकि इनका फंक्शनल रोल होता है। लेकिन बच्चों अगर आप फाइब्रस प्रोटीन की बात करोगे ना, यहाँ आपको ऐसा कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, ना आपको यहाँ एक्टिव साइड मिलेगी, ठीक है, नो एक्टिव साइट, आपको कोई एक्टिव साइट नहीं मिलेगी, आपको कोई हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स नहीं नजर आएंगे। बस कॉमन से अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है, जो कि ऐसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्ड होंगे और हमारे पास एक पूरा फाइबर बना देंगे, ठीक है। वहां पर ये नहीं होता कि हाइड्रोफोबिक जो है वो अंदर की तरफ चले जाएं, हाइड्रोफिलिक सरफेस पे आ जाएं और एक्टिव साइड्स हो, ऐसा आपको सिर्फ ग्लोबुलर प्रोटीन्स में नजर आएगा। फाइब्रस प्रोटीन्स में आपको ऐसी कोई भी फोल्डिंग, कोई पैटर्न नजर नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको फोल्डिंग की बेस पर ये पॉइंट समझ आ गया है कि फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलस प्रोटीन फोल्डिंग में कितने डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो फिर हम इसका सेवंथ एट पॉइंट देख लेते हैं कि बच्चों अगर हम देखो हमने जो इसके जितने भी बच्चों मेजर डिफरेंसेस थे ना वो तो हमने सारे देख लिए, ठीक है, कि अमाइनो एसिड किस तरह से डिफरेंस है, शेप किस तरह डिफरेंस है, फंक्शन का क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब ये कुछ थोड़े से माइनर से डिफरेंसेस हैं, इनको भी स्टडी कर लो। अच्छा बच्चों सॉरी मैं यहाँ पर ना एक्सप्लेन लिखना भूल गई थी। टेबल का जो ये वाला पार्ट है ना ये ग्लोबुलर प्रोटीन के लिए है, ठीक है, और ये जो मैंने इस तरफ राइट साइड पे लिखा हुआ है ये फाइब्रस प्रोटीन के लिए, ठीक है। सॉरी मैं ये ऐड करना भूल गई थी। तो चलो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें बच्चों कि स्ट्रेंथ की बेसिस पे ये किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, तो बच्चों जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती है ना ये बड़ी
फ्लेक्सिबल और बड़ी सॉफ्ट और बड़ी डेलिकेट किस्म के इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी बड़ी प्रिसाइज फोल्डिंग होती है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर, बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बच्चों इनकी फोल्डिंग होती है। जरा सा अगर एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाए तो ये जो प्रोटीन है इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है और अपना फंक्शन का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, ये अपना काम करना छोड़ देती है, ठीक है। इसकी एक्टिव साइट डिस्टर्ब हो जाती है, ये बड़ी फ्लेक्सिबल और डेलिकेट फोल्डिंग इनकी होती है इनके स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। लेकिन अगर हम फाइब्रस, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम एंजाइम्स की बात करें, देखा ना आपने एंजाइम्स में जरा सा बच्चों अगर उसका अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाए तो वो बिल्कुल लॉस ऑफ फंक्शन में चला जाता है, काम करना ही छोड़ देता है, ठीक है। और अगर हम उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी की बात करें तो बच्चों क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत फ्लेक्सिबल है, बड़ा डेलिकेट है, बड़ी कंट्रोल्ड प्रिसाइज फोल्डिंग है, तो ज़रा सा बच्चों अगर पीएच में चेंज आ गया या टेम्परेचर में सेल के या एनवायरनमेंट में चेंज आ गया या केमिकल एनवायरनमेंट चेंज हो गया सेल का, तो ये फ़ौरन से क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। ज़रा सा चेंज आया और ये अपना काम करना छोड़ देते हैं, ये इतने स्टेबल नहीं होते, ठीक है। ये इतना चेंज जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं फाइब्रस प्रोटीन की बात करूं तो बच्चों इनका बड़ा रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि टाइट पैकिंग हुई हुई होती है चेन्स में और बड़े स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इसलिए ये लेस सेंसिटिव होते हैं, इतने सेंसिटिव नहीं होते, ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और बहुत स्टेबल होते हैं कि अगर पीएच चेंज हो भी जाए, टेम्परेचर चेंज हो भी जाए, केमिकल्स चेंज हो भी जाए, केमिकल एनवायरनमेंट चेंज हो जाए या केमिकल से एक्सपोज हो जाए सेल, तो तब भी इनका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, ये एकदम से डैमेज नहीं होते, क्योंकि एक तो इनका काम स्ट्रक्चर होता है और प्रोटेक्शन होती है डैमेज के अगेंस्ट, इसलिए ये लेस सेंसिटिव होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े स्टेबल किस्म के होते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर मैं इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और क्यों बच्चों ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्युबल होते हैं, ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो बच्चों हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं वो सेल के अंदर चले जाते हैं और हाइड्रोफिलिक जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक, वो किस पे आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। तो जब हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड सारे सरफेस पे होंगे तो प्रोटीन क्या हो जाएगी, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसी कोई केस नहीं होता हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक का, तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अगर मैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करूं तो बच्चों दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनका काम ही फंक्शन परफॉर्म करना है। लेकिन अगर फाइब्रस प्रोटीन की बात करूं तो दे आर बायोलॉजिकली इनएक्टिव बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, उनका काम स्ट्रक्चर बनाना है, बॉडी को डैमेज से बचाना है, स्ट्रक्चर में हेल्प करना है, ठीक है, इसलिए वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ग्लोबुलर है वो बायोलॉजिकली एक्टिव है। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो आपको ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहाँ मिलेंगे, ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म के अंदर नजर आएंगे, ब्लड में नजर आएंगे, सेल्स में, प्लाज्मा में, आपको हर जगह ग्लोबुलर प्रोटीन्स नजर आएंगे जहां जहां भी इन्होंने फंक्शन करना है, जैसे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, स्टोरेज प्रोटीन्स हैं, एक्टिन है, मायोसिन है, जितनी भी प्रोटीन्स हैं। एग्जाम्पल्स में देख लो, एंजाइम्स आ गया, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स पे जो एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, उनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। और जो अगर हमें फाइब्रस प्रोटीन की लोकेशन की बात करूं तो आपको ये स्किन में नजर आएंगे, हेयर, टेंडन्स, कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। और एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या है, कोलेजन, केराटिन, इलास्टिन, एक्टिन, फाइब्रिन। तो आई होप बच्चों कि यहाँ तक आपको ये जो 7-8 डिफरेंसेस बेसिस पे मैंने आपको डिफरेंसेस एक्सप्लेन किया, आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा कि ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर भी अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आता, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पर भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और बच्चों आई रिपीट, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा डिटेल लगती है तो लेक्चर छोड़ना नहीं होता, उसको समझना होता है, क्योंकि ये चीजें आपको आगे एडवांस लेवल पर भी फायदा देंगी। और जब हम डिटेल में चीज को पढ़ते हैं तो तभी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर आप सरफेस से पढ़ोगे तो बच्चों को फिर रट्टा होता है, रट्टा लगाना आपको फॉर द टाइम बिंग आपको लगेगा कि मैंने बहुत जल्दी तैयारी कर ली, लेकिन एग्जाम्स में या जरा सा टेक्निकल क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा, तो वहां पर फिर आप उस चीज को सॉल्व नहीं कर सकोगे और रट्टा आपको फॉर द टाइम बिंग हेल्प देगा। लेकिन आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो फिर आपका लेवल हाई होगा तो आप वो सारी चीजें भूल चुके होंगे। तो मेहनत करो, डिटेल में चीजों को पढ़ो, समझो, तो फिर कभी नहीं भूलता, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो ग्लोबुलर फाइब्रस प्रोटीन है, इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 22, हम जो है वो थर्ड बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने प्रोटीन सारी स्टडी कर ली, प्रोटीन का सब कुछ स्टडी कर लिया जो आपके लेवल तक रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। अब हम अपना बच्चों जो है वो थर्ड बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे, दैट इज द लिपिड्स एंड देयर मेजर टाइप्स। अब हम लिपिड्स को स्टार्ट करेंगे, तो बच्चों स्टे ट्यून विद योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। ये बायोलॉजी सीरीज के सारे लेक्चर्स देखो, हम आगे भी बहुत पढ़ेंगे, मैंने केमिस्ट्री की भी जो सीरीज है वो भी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो वो भी आप लोग, उसमें भी आप लोगों को केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिलेंगे। तो स्टे ट्यून, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बच्चों बहुत सारा खुश रहो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 22।